हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। फिर से आ चुके हैं आप लोगों के सामने, बट आपको स्क्रीन पे पीछे दिख रहा होगा क्लास 11th, बट दिस इज क्लास 12th इंग्लिश गेस्ट पेपर। जितना भी इंपॉर्टेंट होने वाला है वो सारा का सारा डिस्कस करेंगे। आपका ग्रामर पोर्शन डिस्कस करेंगे। यहां तक मैं आपको इस वीडियो में पहले ये गारंटी देता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको इंग्लिश की सारी टेंशन खत्म हो जाएगी, क्योंकि मैं आपको ऐसी स्ट्रेटजी, ऐसा जो है पाथ बताऊंगा जिससे आप को इंग्लिश की टेंशन आज ही खत्म हो जाएगी। चाहे आप किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट, क्योंकि आपका जो इंग्लिश है वो कंपलसरी है। एंड ये जो इंग्लिश है 12th का, वेदर दी 11th, अगर आपको लास्ट ईयर भी देखा होगा 11th का, तो मैंने उस टाइम भी यही स्ट्रेटजी बताई थी। इस साल भी यही बता रहा हूं कि क्या करना है 12th के इंग्लिश को। और एक ही वीडियो और एक ही दिन आपकी इंग्लिश के लिए काफी है। अगर आपका पेपर इंग्लिश है, फॉर एग्जाम्पल पहला पेपर अगर आप लोगों का इंग्लिश है, दैट मीन 7 और 8, वेदर जब भी आपका पेपर है, मैं आपको बोल रहा हूं कि आप इंग्लिश के लिए एक दिन रख सकते हो। अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो तब आप इंग्लिश के लिए 1.5 या 2 दिन रख सकते हो। बाकी इसमें ज्यादा दिन इसके लिए जरूरत नहीं है। अभी आपको इंग्लिश को टच नहीं करना है। बाकी मैं आपको बताऊंगा इंग्लिश के आपको कितने मार्क्स है, ठीक है, और ग्रामर के कितने मार्क्स है, और बुक के लिटरेचर के कितने मार्क्स, और कहां से किस पोर्शन से कौन सा क्वेश्चन आएगा, वो सारा का सारा डिस्कस करेंगे, ठीक है। और आज क्या क्या डिस्कस करेंगे, एक तो आपका गेस्ट पेपर डिस्कस करेंगे, साथ ही आपका सिलेबस, आपका ग्रामर सारा का सारा पढ़ाएंगे जो भी आपका ग्रामर है आपके 12th में, और साथ ही मॉडल पेपर डिस्कस करेंगे क्या कुछ रहने वाला है। तो आज की वीडियो में हम ट्रिपल धमाके के साथ शुरुआत करेंगे और क्या कुछ रहने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले जो हम आज का डिस्कस करेंगे दैट इज क्लास 12 इंग्लिश मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो को पूरा का पूरा देखना है, क्योंकि 50 मार्क्स आपको गारंटी देता हूं इसी वीडियो को देखने, इसी सिर्फ आपको ये वीडियो देखने, आपके 50 मार्क्स यहां से कंप्लीट हो जाएंगे। साथ ही साथ आपको क्या करना है, 12th का जो व्हाट्सएप ग्रुप है वो आपको ज्वाइन कर लेना, क्योंकि एग्जाम जब तक आपका एग्जाम कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके रखना है, क्योंकि तब तक जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होने वाले हैं जेके बॉस की तरफ से वो हम वहां पे शेयर कर दिया करेंगे। पहले आपको अपडेट मिलता जाएगा, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही साथ अगर आपको एग्जाम के दौरान कोई भी कंफ्यूजन होता है, आप मुझसे बात करना चाहते हो, आप मुझसे इंस्टाग्राम पे बात कर सकते हो, यहाँ पे आईडी दी हुई है। वैसे आप टेलीग्राम का भी यूज कर सकते हो, यहाँ पे टेलीग्राम का नंबर है ऑलरेडी, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, अगर आप किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट हो, वेदर आर्ट्स और कॉमर्स, मैथ और नॉन मैथ, सभी सब्जेक्ट्स के लिए गेस्ट पेपर्स हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोड है। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं यहां से। तो पहले क्या इस वीडियो में होने वाला है, व्हाट इज इन दिस वीडियो, पहले मॉडल पेपर, देन सिलेबस, और इसके बाद इजी वे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, यानी मैं आपको समझाऊंगा कि किस पोर्शन से आपको मार्क्स ज्यादातर आएंगे और कहां से आपको प्रिपेयर करना है, ताकि आप मोर देन पासिंग मार्क्स अच्छे से कर सकते हैं। अगर आप टॉप करना चाहते हो तब ये वीडियो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद पूरा का पूरा यहाँ पे आप लोगों का ग्रामर पढ़ाएंगे, ठीक है। उसके बाद पूरी गाइडेंस आपको दैट मीन्स पैसेज को क्या करना है, व्हाटएवर जो भी है वो सारा का सारा डिस्कस करेंगे। मॉडल पेपर के साथ शुरुआत करेंगे। क्या कुछ रहने वाला, 80 मार्क्स का पेपर होगा। आप सोच रहे हो कि सारे को तेज जा रहा है, क्योंकि ये उतनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन नहीं है। जहां पे इंपॉर्टेंट होगी वहां पे मैं देने चलूंगा। बट यहाँ पे अगर मैं आपको बता दूं, आपका जो मार्क्स जो आपके मार्क्स होंगे आपके बोर्ड में, दैट विल बी 80 मार्क्स का पेपर होगा। अगर आपको पता है कि 100 मार्क्स का पेपर होता है, 20 आपके स्कूल में इंटरनल है एंड 80 आप लोगों का पेपर आ जाएगा किसमें, इंग्लिश में, ठीक है। और अगर हम रिलैक्सेशन की बात करेंगे, आफ्टर 15% रिलैक्सेशन आपके जो मार्क्स है वो only and only that will be 24। आपको पहले थे 26 पासिंग मार्क्स, 27, बट आपको अब 24 ही पासिंग मार्क्स है। तो सारा का सारा डिस्कस करेंगे। पहले आपको दो पैसेज देखने को मिल जाएंगी, दैट इज 20 मार्क्स, दो पैसेज होंगी 10-10 मार्क्स की, ठीक है। तो ये कुछ हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद सेक्शन बी में 4 + 6 + 4 8 + 8 = 30। ये मैं बताऊंगा आगे कि ये किसके रिलेटेड ये मार्क्स है, ठीक है। इसके बाद सेक्शन सी में आपको कितने मार्क्स है, दैट इज 30 मार्क्स। एंड ये पूरा का पूरा बेस्ड होगा लिटरेचर पोर्शन, यानी जो आपका 80 मार्क्स वाला पेपर है ना, 80 मार्क्स वाला, उसमें आपके 50 जो मार्क्स है वो आज हम इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आप जो ये 30 मार्क्स है लिटरेचर यानी बुक है, उसके लिए मुझे आपके 2 घंटे चाहिए। अगर आप वो मुझे दे दोगे तो आप लोगों का जो सारा का सारा इंग्लिश है वो कंप्लीट हो जाएगा इतने टाइम में। अब जितना भी ये लंबा वीडियो हो जाएगा, 30 मिनट्स 35 मिनट्स व्हाटएवर, आई डोंट नो अभी कितना बड़ा वीडियो बन जाएगा, बट एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर उतना ही वीडियो हो जाएगा, ठीक है। जो 80 मार्क्स का पेपर होगा उसमें 50 में आज ही कवर कर दूंगा इसी वीडियो में 30 मिनट्स में, ठीक है। अब जो ये 30 मार्क्स इसके लिए आपको क्या करना है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है लिटरेचर को कंप्लीट करने के लिए, इसके लिए जस्ट मुझे आपके 2 आवर चाहिए, यानी एक तो ये 30 मिनट्स आज की ये जो ये वाला वीडियो है, और आपको 2 घंटे एक्स्ट्रा देने हैं, तो क्या होगा आपका पूरा जो है इंग्लिश कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद चलेंगे इसके बाद क्या आप लोगों का सिलेबस अगर हम डिस्कस करेंगे, तो सिलेबस में क्या कुछ रहने वाला है वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। पहला सेक्शन 1 अनसीन पैसेज फॉर नोट मेकिंग 10 मार्क्स, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा
यहाँ पे आपको बता देता हूँ, पता नहीं ये गोला किधर चला गया, चलो यहाँ से मैं सिलेक्ट कर देता हूँ क्योंकि व्हाइट कलर दोनों है तो कभी कभी दिख नहीं रहा है यहाँ पे। चलो यहाँ से मैं सिलेक्ट करता हूँ। चलो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि आपको एक पैसेज होगी, उस पैसेज के कितने मार्क्स है, उस पैसेज के 10 मार्क्स है। उसमें आपको पहले नोट मेकिंग करनी है, 5 मार्क्स मिल जाएंगे। उसी की समरी करनी है, 4 मार्क्स मिल जाएंगे। उसी को एक टाइटल देना है, 1 मार्क्स मिल जाएगा। यहाँ से आपको कितने मार्क्स मिल जाएंगे, 10 मार्क्स हो गए आपकी ये पैसेज। दूसरे पैसेज क्या होगी दोस्तों, दूसरे पैसेज में आपको क्या देखने को मिल जाएगा, दैट इज वन अनसीन प्रोज पैसेज। तो इसमें क्या होंगे, इसमें आपको एक पैसेज होगी, उसके ऊपर 10 एमसीक्यूज होंगे। उसमें फिल इन द ब्लैंक्स भी हो सकता है, ट्रू फॉल्स भी हो सकता है। कितने होंगे, 10 होंगे और 1 वर्ड होंगे और इनके आपको 10 मार्क्स मिल जाएंगे। हो गए ये 10 मार्क्स, ठीक है। इसके बाद आपको क्या है, 1 आउट ऑफ 2 क्वेश्चंस ऑन एडवर्टाइजमेंट और फॉर्मल और इनफॉर्मल इनविटेशन, ठीक है। यानी आपको 2 क्वेश्चंस होंगे, एक होगा फॉर्मल और इनफॉर्मल इनविटेशन और उसका और जो होगा दैट विल बी एडवर्टाइजमेंट। उसके आपको कितने मार्क्स मिल जाएंगे, 4 मार्क्स, ठीक है। इसकी जो वर्ड लिमिट होनी चाहिए वो जस्ट 40 to 50 वर्ड्स होनी चाहिए, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या होगा, एक तो आपको इनविटेशन भी होगा और एडवर्टीजमेंट होगा, इन दोनों में और होगा। अगर आपको एडवर्टीजमेंट आता है एडवर्टीजमेंट कर सकते हो, इनविटेशन आता है इनविटेशन कर सकते हो, ठीक है। दोनों में सिखाऊंगा, जो आपको बेहतर लगे आप उसके साथ जा सकते हो अपने एग्जामिनेशन में। उसके बाद आपको पता है, ठीक है, बचपन से करते आ रहे हो दैट इज योर लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग में आपको क्या, अगर आप एड्रेस लिखते हो ना 1 मार्क्स मिल जाएगा, सैल्यूटेशन लिखते हो 1 मार्क्स मिल जाएगा, बॉडी लिखते हो तो 3 मार्क्स, क्लोजिंग लिखोगे तो 1 मार्क्स मिल जाएगा, जो कि आपके कितने मार्क्स बन जाते हैं, 6 मार्क्स। ये भी आपको यहाँ से मैं आपको सिखा दूंगा, फॉर्मल भी होगी इनफॉर्मल भी होगी, दोनों सिखाऊंगा। आपको जो ठीक लगे आप उसके साथ जा सकते हो, ठीक है। इसके बाद आपको और 6 मार्क्स है किसकी, एक तो आपको रेज्यूमे पहले लिखना है और उसके बाद इसकी एक कवर लेटर बनानी है। रेज्यूमे के 4 मार्क्स, कवर लेटर के 2 मार्क्स, हो गए 6 मार्क्स। रेज्यूमे भी सिखाऊंगा, कवर लेटर भी सिखाऊंगा। आप जो आपको जो पसंद आए, जहां से पसंद आए वहां से आप कर सकते हो। मैं आपको पूरी की पूरी फिजिबिलिटी देता हूं। यहां भी आपको समझना है 1 आउट ऑफ 2 कंपोजिशंस ऑफ आर्टिकल, स्पीच और डिबेट, वट एवर जो भी है, 10th 11th और 12th वालों के लिए, तीनों के लिए इंपॉर्टेंट। देखो यहाँ पे अगर इन्होंने दी होगी दैट इज 200 to 250 वर्ड, इसके कितने मार्क्स है, 8 मार्क्स बच्चों, सॉरी 6 मार्क्स। यहाँ पे ध्यान रखना, अगर यहाँ पे कोई बच्चा क्या करता है, अगर वो बराबर 250 वर्ड्स लिखेगा ना, उसको तो 6 मार्क्स मिलेंगे। अब अगर आपको ड्रग एब्यूज पे कोई टॉपिक आ गया, चलो बच्चों इस पे आप एक डिबेट, इस पे आप स्पीच लिखो, आप लिखोगे, मुझे भी पता है आप कितना लिख पाओगे। सी जो आपका ड्रग एब्यूज वाला टॉपिक है ना, दैट इज फ्रॉम द साइंस। तो अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हो, आप इस पे कितना लिख सकते हो, अगर आपको एक दिन भी लिख देंगे ना, आप दिन भर लिख सकते हो। चलो साइंस वालों की तो छोड़, अगर आप आर्ट्स, कॉमर्स या मैड नॉन मैड की स्टूडेंट हो, अगर आपको पोल्यूशन पे स्पीच आएगा तो आप कितना लिख सकते हो। अगर मैं आपको एक दिन भी दूंगा ना, आप पूरे दिन भी लिख सकते हो उस पर टॉपिक। बट इंग्लिश टीचर्स को आपको क्या करना है, ठीक है, उसको भी पता है पोल्यूशन क्या है, उसको भी पता है ड्रग एब्यूज क्या है, उसको आपकी इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। उसको ये देखना है क्या इसको स्पीच लिखना आता है, क्या इसमें जो प्रॉपर पैटर्न होता है, क्या ये प्रॉपर पैटर्न के साथ लिखता है। देखो अगर आप में से कोई स्टूडेंट अगर 400 वर्ड्स भी लिखेगा ना, 400 वर्ड्स, और यहाँ पे कोई स्टूडेंट 200 वर्ड्स ही लिखेगा, यहाँ पे पॉसिबिलिटी ये है कि इसको जो है आउट ऑफ 6 जो है 2 ही मार्क्स मिलेंगे और इसको पॉसिबिलिटी है 6 मार्क्स। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स होंगे कि सर क्या बेवकूफी बोल रहे हो, हाँ बेटा ये सही है, अगर आप ज्यादा वर्ड्स से फर्क नहीं पड़ता आप कितना बड़ा लिखोगे, पैटर्न पता होना चाहिए। पैसेज में पहले क्या था, इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है, बॉडी में क्या लिखना है, लास्ट में क्या लिखना है, ठीक है, जिसको हम क्लोजिंग बोलते हैं, वहां पे आपको क्या लिखना है वो आगे सिखा दूंगा, ठीक है। तो आपको वर्ड लिमिट उस पे मैटर नहीं करता कि आपको बराबर मार्क्स मिल जाएंगे, वहां पे ये मैटर करता है कि पैटर्न आपको आता है या नहीं, किस हिसाब से लिखना है, पहले आपने क्या लिखा है, उसके बाद आप क्या लिखना है, और फुल स्टॉप के बाद आपको क्या लिखना है, वो सारा समझा दूंगा। इस पे आपको फोकस रखना है। तो ये मैटर नहीं है कि आप बोलोगे हाँ चलो स्पीच लिखना है, कौन सी बड़ी बात है, लेकिन पैटर्न जरूरी है बेटा, 6 मार्क्स पैटर्न के, ना कि वर्ड लिमिट के। मुझे पता है आप कितना लिख सकते हो, ठीक है। मेरे लिए ये मैटर नहीं करेगा कि आपको एयर पोल्यूशन के बारे में कितनी इंफॉर्मेशन है, ये तो साइंस वालों का टॉपिक है, मुझे इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। एज ए इंग्लिश मैं ये चेक करूंगा कि आपको पैटर्न पता है कि कैसे लिखते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते। इसके बाद क्या है, इसके बाद आपको एक पैसेज होगी, ठीक है, जिसमें एक पैराग्राफ लिखा होगा, उसमें 8 गलतियां होंगी। उन 8 गलतियों को आपको ठीक करना है, आपको 8 मार्क्स मिलेंगे। 4 गलतियां ठीक करोगे 4 मार्क्स मिलेंगे, जितनी गलतियां ठीक करोगे 8 में से उतने मार्क्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पे 4 + 6 + 6 + 6 + 8 = 30, जो मैं आपको बोल रहा है कि 30 मार्क्स है। इसके बाद आपको क्या है, यहाँ पे देख लीजिए, जो कि आपका लिटरेचर पोर्शन है, जो कि आपकी बुक है, बुक में आपको क्या है ध्यान रखना है, यहाँ पे आप देख सकते हो। अगर हम पहले देखेंगे कि आपकी जो
पोइट्री सेक्शन है, पोइट्री सेक्शन। पोइट्री सेक्शन में से पहले आपको क्या देखने को मिल जाएगा, वन पोइटिक पैसेज, एक पैसेज देखने को मिल जाएगी। उसमें आपको कितने होंगे, ऑन कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड पोइट्री डिवाइसेस थीम, उसमें आपको 4 ऑब्जेक्टिव्स होंगे, ठीक है। देखो एक पैसेज होगी, उसमें 4 ऑब्जेक्टिव्स होंगे, 4 ऑब्जेक्टिव्स के एक मार्क्स होंगे, यानी 4 मार्क्स होंगे। उसके बाद आपको क्या होगा, उसके बाद आपको 3 क्वेश्चंस पोइट्री में से होंगे, 3 में से आपको 2 करने हैं, ठीक है। 3 में से आपको 2 करने, एक और एक के जो है कितने मार्क्स मिलेंगे, 3 मार्क्स, ठीक है। इसके भी 3 मार्क्स, तो यहाँ पे आपको 6 मार्क्स मिलेंगे, तो 6 + 4 = 10, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखेंगे कि अगर आप इसके ऊपर चले जाओगे तो इसके बाद आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, कहां से, जो कि आपकी पहली बुक है फ्लेमिंगो, उससे 5 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। 5 में से आपको 3 करने, 3 के आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, हर किसी क्वेश्चन के 3-3 मार्क्स से मिल जाएंगे आपको 9 मार्क्स, यानी 5 में से 3 करोगे, 3 के 3 मार्क्स मिलेंगे, 3-3 मार्क्स, तो आपको कितने मिल जाएंगे, 9 मार्क्स। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, ठीक है। 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, कहां से, जो कि आपकी दूसरी बुक है वेस्तस, 2 क्वेश्चन होंगे, 2 में से एक करना है, एक के कितने मार्क्स मिल जाएंगे, 6 मार्क्स हो गए, और 6 मार्क्स। उसके बाद क्या है, और 2 क्वेश्चन होंगे, कहां से, आप देख सकते हो प्रोज से, ठीक है, सॉरी प्रो से नहीं, प्ले से, ठीक है। 2 क्वेश्चन प्ले से होंगे, 2 में से एक करना है, एक के आपको 6 मार्क्स मिलेंगे, तो यहां से आपको और 6 मार्क्स मिलेंगे। यानी जो आपकी लिटरेचर पोर्शन है ना, फ्लेमिंगो से अलग क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। उसके अलग मार्क्स से विस्तृत से एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। 2 होंगे, 2 में से एक करना है, उसके आपको 6 मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद जो आपकी प्ले है, प्ले में से आपको 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 में से आपको एक करना है, एक के 6 मार्क्स मिलेंगे। चलिए, मैं काफी तेज चल रहा हूं क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है। जहां पे इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट होगी, चलो गोला भी मिल गया साथ में ही, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे, जो कि आपका 100 मार्क्स का पेपर होगा, 100 में से क्या होंगे, 20 आपको कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड, 30 आपको राइटिंग स्किल्स के मिल जाएंगे, एंड जो कि आपके 30 मार्क्स और है वो आपको कहां से मिल जाएंगे, फ्रॉम योर लिटरेचर पोर्शन, एंड जो कि आपको ये आपको मिल जाते हैं 80 मार्क्स, और जो आपके स्कूल में दिए जाएंगे ऑन द बेस ऑफ प्रोजेक्ट वर्क और असाइनमेंट्स, दैट विल बी 20 मार्क्स, ये आपके बन जाते हैं कितने, 100 मार्क्स, ठीक है। चलिए आगे चलते, स्टार्ट करते हैं ग्रामर पोर्शन के साथ। हाँ, थोड़ा सा इजी में मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बता देता हूं। तो मैंने क्या बताया, पहले आपको एक पैसेज होगी 10 मार्क्स की, 10 में से आपको क्या करना है, पहले नोट मेकिंग करोगे, ठीक है। एक सेकंड, दूसरा कलर सिलेक्ट करता हूं यहाँ पे, ठीक है। पहले नोट मेकिंग करोगे, 5 मार्क्स मिलेंगे। उसकी समरी बनाओगे, 4 मार्क्स मिलेंगे। एक टाइटल दोगे तो 1 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। हो गए 10 मार्क्स। उसके बाद एक और पैसेज होगी, उसमें कितने एमसीक्यूज होंगे, 10 एमसीक्यूज होंगे, 10 के 10 मार्क्स मिलेंगे, हो गए ये और 10 मार्क्स। उसके बाद अगर आप एडवर्टीजमेंट करोगे, या तो सॉरी एडवर्टीजमेंट, पोस्टर नहीं है आपको, पोस्टर के बदले आप लोगों को क्या है, इन्विटेशन। अगर आप एडवर्टीजमेंट भी होगा, इन्विटेशन भी होगा, जो दोनों में से एक करना है, उसके 4 मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद लेटर होगी, लेटर में फॉर्मल भी ऑप्शन होगा, इनफॉर्मल भी ऑप्शन होगा, तो इसके कितने मार्क्स होंगे, इसके 6 मार्क्स होंगे। अगर एड्रेस लिखोगे 1 मार्क्स मिलेगा, सैल्यूटेशन लिखोगे 1 मार्क्स मिलेगा, बॉडी लिखोगे 3 मार्क्स मिलेंगे, क्लोजिंग लिखोगे तो 1 मार्क्स मिलेगा। उसके बाद ईमेल राइटिंग आप लोगों को यहाँ पे नहीं है, ईमेल राइटिंग यहाँ पे मैं आपको आपके लिए कैंसिल कर देता हूँ, मैं नहीं, एक्चुअली 11th वालों को ईमेल राइटिंग आपको क्या, इसके बदले आपको रेज्यूमे आप प्लस है आप लोगों को क्या, दैट इज कवर लेटर, ठीक है। उसके आपको 6 मार्क्स है, क्योंकि रेज्यूमे के 4, कवर लेटर के 2, हो गए 6 मार्क्स। उसके बाद आर्टिकल और स्पीच, इसके 6 मार्क्स है आप लोगों को, वो मैं आपको आगे सिखा दूंगा कैसे क्या लिखना है। उसके बाद एक पैराग्राफ होगा जिसमें 8 मार्क्स होंगे, ठीक है। 8 मार्क्स जिसके होंगे, उसमें आपको 8 गलतियां निकालनी, तो 8 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। चलिए, इसके बाद एक पैसेज होगी, कहां से, पोएम में से, उसमें 4 ऑब्जेक्टिव्स होंगे, 4 मार्क्स मिलेंगे। फिर 3 में से आपको 2 क्वेश्चंस करने, उसके 6 मार्क्स मिलेंगे। 3 क्वेश्चंस होंगे, कहां से, फ्लेमिंगो से, इसके 9 मार्क्स होंगे, ठीक है। 2 क्वेश्चन होंगे, 2 में से आपको एक करना है, एक करोगे कहां से, विस्तृत से, तो आपको 6 मार्क्स मिलेंगे। और 2 क्वेश्चन होंगे, 2 में से आपको एक करना है फ्रॉम द प्ले पोर्शन, आपको इसके 5 मार्क्स मिलेंगे। चलिए, ये हो गया आपका थोड़ा सा इजी वे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। चलो अब ग्रामर स्टार्ट करते हैं। जो आपको पहली पैसेज होगी ना, जिसके आपके 10 मार्क्स है, देखो आपको क्या करना है, जिसके ऊपर भी एक पैसेज होगी, लेट सपोज यहाँ पे मैं आपको एक टॉपिक लेके चलता हूँ। लेट सपोज आपकी जो पैसेज है वो कहां से आई हुई है, दैट इज फ्रॉम योर पोल्यूशन, ठीक है। आपको एक पोल्यूशन पे एक पैसेज दी गई है, ठीक है। पोल्यूशन पे एक पैसेज दी गई है, सर उसमें क्या करना है, अगर आपको पोल्यूशन पे एक पैसेज है, देखो पहली पूरी पैसेज पढ़नी है, ठीक है। अब उसमें जो जो मेन पॉइंट्स है, लेट सपोज अगर पोल्यूशन होगा, अगर मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दूं, तो एक तो पोल्यूशन डिफाइन किया होगा, उसके बाद टाइप्स ऑफ पोल्यूशन यानी वाटर पोल्यूशन, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद एयर पोल्यूशन होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद नॉइज पोल्यूशन होगा, ठीक है। इनकी बात मैं करूंगा जब आप टॉपिक पढ़ोगे, तो ऐसा कुछ टॉपिक आपको देखने को मिल जाएंगे। अब आपको क्या करना है, अब आपने देखा कि ये जो टॉपिक है, ये 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, ठीक है। पहले पोल्यूशन, उसके बाद वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन एंड नॉइज पोल्यूशन। देखो अब आपको क्या करना है, अब आपको एक हेडिंग लिखनी है, ठीक है। हेडिंग के आपको 1 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद आप लोगों को क्या करना है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। चलो यहाँ पे विजिबल, हाँ ये विजिबल है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब जो पहले पोल्यूशन है ना, उसको आपको
ऊपर लिखना है, और जो इसमें मेन इंपॉर्टेंट बात होगी इसको आपको लिखना है 1, ठीक है। 1 का मतलब है कि पहला पॉइंट आपने लिखा क्या, पोल्यूशन, ठीक है। इसको बोलेंगे हेडिंग आप लोग, ठीक है। पोल्यूशन पे है, पोल्यूशन थोड़ा सा डिफाइन करोगे, डिफाइन नहीं करना, इसके मेन पॉइंट्स लिखने हैं, ठीक है। इसके आपको मेन पॉइंट्स लिखने हैं। जैसे आपने पॉइंट्स यहाँ पे भर दिए तो हो गया आपका पोल्यूशन डिफाइन। इसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपने देखा कि इसमें वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन एंड नॉइज पोल्यूशन, ये देखो आप ये किसके टाइप से, सर ये पोल्यूशन के टाइप से है। इसके बाद आप लिखोगे 1.1, यहाँ पे आप अंडरलाइन करोगे वाटर पोल्यूशन, ठीक है। वाटर पोल्यूशन जब लिखोगे इसमें आपको वाटर पोल्यूशन पॉइंट बाय पॉइंट जो है आपको लिखना है, यानी आप वाटर पोल्यूशन के पॉइंट्स लिख रहे हो ना, दैट मींस वो आएगा 1.11, क्योंकि ये किस जो आप अगर आप वाटर पोल्यूशन आप डिफाइन कर रहे हो ना, तो आप पॉइंट्स लिख रहे हो किसके, वाटर पोल्यूशन के, तो दैट मींस आप इस पॉइंट को डिफाइन कर रहे थे, ठीक है। अब अगर हम पहले बात करेंगे, आपने पोल्यूशन डिफाइन किया, पोल्यूशन का टाइप है वाटर पोल्यूशन, इसलिए आपने लिखा 1.1। अब वाटर पोल्यूशन कोई और पॉइंट है तो आप लिखोगे 1.11, ठीक है। और अगर आप दूसरा पॉइंट लिखना चाहते हो 1.12, 1.13, इससे आपको एग्जामिनर क्या करेगा, ये पॉइंट है, ये थर्ड पॉइंट है किसका, 1.1 का, ठीक है। इसको बोलते हैं हेडिंग, इसको बोलते हैं सब हेडिंग, और इसको बोलते हैं सब हेडिंग, ठीक है। चलिए देखो, दिस इज हेडिंग, दिस इज सब हेडिंग, दिस इज सब हेडिंग, ठीक है। दो सब आएंगे, एक हेडिंग उसके बाद सब हेडिंग, उसके बाद सब हेडिंग, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको दूसरा पॉइंट डिफाइन करना है, दैट इज एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन किसका टाइप है, सर वो पोल्यूशन का टाइप है। अगर पोल्यूशन का टाइप है तो क्या लिखोगे, सर ये पोल्यूशन पहला वाला पॉइंट है, और इसका जो सेकंड टाइप है दैट इज 1.2। अब एग्जाम्पल को पता चलेगा ये दूसरा पॉइंट है किसका, पहले वाले का, यानी ये पोल्यूशन का टाइप है। अगर अब आपको एयर पोल्यूशन, लेट्स सपोज आपने यहाँ पे लिखा पॉइंट नंबर 1.2, दैट इज वाटर, सॉरी वाटर नहीं है, एक सेकंड, वाटर नहीं, आप लिख रहे हो एयर पोल्यूशन। सर एयर पोल्यूशन तो लिखा हमने, एयर पोल्यूशन तो हो गया, अब मुझे एयर पोल्यूशन को डिफाइन करना है, आप लिखोगे 1.21। इसको, इससे आप एग्जामिनर को क्या पता चलेगा, ये पहला पॉइंट है किसका, 1.2 का। 1.2 क्या है, ये एयर पोल्यूशन है। अब दूसरा पॉइंट डिफाइन करना है, लिखोगे 1.21, सॉरी 1.22, ये दूसरा पॉइंट है किसका, 1.2 का। 1.2 क्या है, एयर पोल्यूशन, ठीक है। एयर पोल्यूशन खुद दूसरा टाइप किसका है, सर ये दूसरा पॉइंट है किसका, पहले वाले पॉइंट का, दैट इज पोल्यूशन। दैट मींस ये आपको क्या मिल गई, पहले आपको मिल गई हेडिंग, ठीक है। हेडिंग में लिखा पोल्यूशन, उसके बाद इसका टाइप दैट इज वाटर पोल्यूशन, दैट इज सब हेडिंग। अब वाटर पोल्यूशन को डिफाइन करोगे, दैट इज सब हेडिंग, ठीक है। इसी से आपको ऐसे ऐसे डिफाइन करना है, यानी जो आपको वहां से आपको एक पैसेज होगी, उस पैसेज के आपको मेन पॉइंट्स लिखने हैं, ठीक है। अब इसको हम बोलते हैं नोट मेकिंग, ठीक है। अब यहाँ पे नोट मेकिंग में क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नोट मेकिंग में क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपको नोट मेकिंग के द्वारा कोई बड़ा वर्ड आता है, दैट इज जस्ट लाइक इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन अगर आएगा, आप इंफॉर्मेशन नहीं लिखोगे, आप लिखोगे जस्ट INFO, यानी आपको एब्रीविएशन यूज करनी है। जैसे लाइक आप व्हाट्सएप पे अगर आपको लिखना हो ना, अगर आपको लिखना होता है व्हाट्सएप, ठीक है, आप लिखते हो WTS, ये मैं भी लिखता हूँ, ये शॉर्ट फॉर्म होती है। इसका मतलब ये व्हाट्सएप है। ये आपको शॉर्ट टर्मिनोलॉजी यूज करनी है, किन के लिए, बड़े वर्ड जो होंगे, ठीक है। अगर आप इंफॉर्मेशन नहीं लिखोगे, मैं लिखूंगा INFO, लेकिन फिर मुझे नीचे लिखना है एब्रीविएशन यूज, ठीक है, एब्रीविएशन यूज्ड। आप जरूरी नहीं कि INFO लिखो, अगर आप ये भी लिख INFOR, ठीक है, लेकिन आप फिर आपको नीचे लिखना है एब्रीविएशन यूज्ड। मैंने सर लिखा है INFO, इसका मतलब है इंफॉर्मेशन। अगर आपको कोई वर्ड ऊपर आता है गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट, अगर आप गवर्नमेंट लिखोगे, अगर आप पूरा गवर्नमेंट आपको नहीं लिखना, आप लिखोगे GOV ऊपर, ठीक है। नीचे आपको फिर ये देना है कि सर मैंने जो ऊपर GOV लिखा है इसका मतलब है गवर्नमेंट, ठीक है। अगर लेट्स सपोज अगर आपको कहीं पे एनवायरनमेंट यूज होगा, INVIRONMENT, मैं लिखूंगा सिर्फ IENV, ठीक है। फिर मैं नीचे यूज करूंगा कि सर हाँ मैंने यहाँ पे ENV का मतलब है, इसका मतलब है एनवायरनमेंट, ठीक है। हो गए नोट मेकिंग, कितनी ईजी है, जैसे आपको वहां से कोई भी पॉइंट आउट करने हैं, ठीक है। अब समरी क्या करनी है, ये जो यहाँ पे आपने पॉइंट्स लिखे ना, इनको जस्ट मिला के लिखो, ठीक है, मिला के, और वहां पे जो एक पैराग्राफ बनेगा उसको नाम दे दो समरी, ठीक है। जो आपने मेहनत की ना इन 5 मार्क्स के लिए, अब आपको ऐसे 5 ही नहीं मिलेंगे, इसके आपको और 4 मार्क्स मिलेंगे। क्यों सर, क्योंकि अब आपको इसको समरी बनानी, समरी का मतलब है कि इन सारे मेन पॉइंट्स को इकट्ठे कर लो, यहाँ पे एक समरी बना लो, हो गए और 4 मार्क्स। सर आप क्या करना है, इसका एक टाइटल दे दो पोल्यूशन, हो गया एक और मार्क्स, यानी 5 मार्क्स नोट मेकिंग के, उसको मिला के लिखो 4 मार्क्स मिलेंगे, उसको एक टाइटल दे दो 1 मार्क्स मिलेगा, टोटल मिलेंगे आपको 10 मार्क्स। हो गए पहले 10 मार्क्स कंप्लीट। तो उसके बाद क्या है, उसके बाद आपका पोस्टर एंड एडवर्टीजमेंट है, ठीक है। पोस्टर नहीं है आप लोगों को इन्विटेशन है। सर इन्विटेशन का मतलब क्या है, देखो पहले अगर मैं आपको पोस्टर बता दूं, पोस्टर का मतलब क्या होता है। आपने बहुत सारे पोस्टर देखे होंगे, हमारे इंस्टीट्यूट का भी पोस्टर अगर आपने कहीं ना कहीं पे देखा होगा, ठीक है। लेट्स सपोज कोई भी पोस्टर, ठीक है, रोड एंड मीट अभी चल रहा है जमाने में,
तो रोटन मीट कहीं पे रिश्ता कबाबाज एंड गोश्ताबाज की बड़े बड़े ऑफर्स लिखे हुए। अब आपको क्या करना है, पोस्टर का मतलब क्या है, इसमें पहले आपको लिखना है ऑर्गेनाइजेशन का नाम, ठीक है। लेट्स सपोज मुझे कोई पोर्शन निकालना है, हमारा एक ऑफलाइन टेस्ट होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे ट्वेल्थ के लिए नहीं, हमारा एक ऑफलाइन टेस्ट होने वाला है 10th और 11th वालों के लिए, प्री बोर्ड एग्जाम जिसको हम बोल रहे हैं, ठीक है। जो भी आना चाहेगा वो आ सकता है। अगर मुझे इसमें एक पोस्टर बनाना है, अब क्या मैं करूंगा, पहले लिखूंगा पहले ऑर्गेनाइजेशन का नाम, दैट इज PWM कोचिंग सेंटर शाल्टिंग श्रीनगर, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको मुझे क्या लिखना है, इसके बाद मुझे लिखना है इसका मोटिव क्या है। पहले मैंने लिखा कि अपने इंस्टीट्यूट का नाम, उसके बाद मोटिव, चलो मैं प्री बोर्ड एग्जाम कंडक्ट करने जा रहा हूं। इसके बाद क्या है, इसके बाद मुझे लोकेशन लिखनी है, उसके बाद मुझे लिखना है टाइम कब है, ठीक है। उसके बाद ये भी मुझे मेंशन करना है, उसके बाद ये भी मुझे मेंशन करना है कि वेन्यू कहां पे, ये कहां पे होने जा रहा है। देखो पहली डेट मेंशन होगा, उसके बाद टाइम मेंशन होगा, उसके बाद वेन्यू मेंशन होगा, ठीक है। उसके बाद वेन्यू में, और मुझे ये भी इसमें इंक्लूड करना है कि एग्जामिनेशन के प्री बोर्ड के बाद इसमें और क्या इंपॉर्टेंट होने वाला है इस एग्जाम में। चलो मैं बताऊंगा, आपको काउंसलिंग दी जाएगी, वो मुझे फिर यहाँ पे एडिरेक्शन इसमें लिखना है। लेट्स सपोज एक स्कूल है जिसका नाम है होली हार्ट स्कूल, वसंत नगर, लखनऊ, ठीक है। ये क्या कर रहा है, ये एक इनवाइट कर रहा है एनुअल स्कूल फेस्ट वेयर एजुकेशन कोलैबोरेट्स विद फन, ठीक है। ये एक प्रोग्राम कर रहे हैं, इन्होंने पहले लिखा अपने इंस्टीट्यूट का नाम, फिर उन्होंने लिखा कि इसका मकसद क्या है, डेट क्या है 10 और 11, उसके बाद टाइमिंग भी यहाँ पे, उसके बाद वेन्यू क्या है, यानी ये कहाँ पे होने जा रहा है, हाँ स्कूल ग्राउंड में होने जा रहा है। और इसमें क्या क्या होगा, कार्निवल राइड्स, ठीक है, फूड गेम्स होने जा रहे हैं, साइंस आर्ट फन एंड कल्चरल एग्जीबिशंस, ठीक है। चलो ये तो हो गया, पहले नाम लिखो ऑर्गेनाइजेशन का, उसके बाद क्या करना है, चलो डेट लिखो, सॉरी पहले ऑर्गेनाइजेशन का नाम, फिर मकसद क्या है यानी सब्जेक्ट, उसके बाद आप डेट मेंशन करोगे, फिर टाइम मेंशन करोगे, फिर वेन्यू मेंशन करोगे, ठीक है। उसके बाद इसके मेन पॉइंट्स मेंशन करोगे, इसमें और क्या होने जा रहा है। उसके बाद आप थोड़े से पोस्टर्स बनाओ, डायग्राम्स, ठीक है। यहाँ पे एंट्री फ्री है, और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा टेंट बनाया है, यानी एक इवेंट होने जा रहा है। यानी थोड़े से आपको पोस्टर्स बनाने, यानी डायग्रामेटिकली शो करने, आप तो मुझसे ज्यादा आर्टिस्ट हो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा उन्होंने और लिखा है, दैट इज ए ब्लड कैंप डोनेशन इज आल्सो बीइंग ऑर्गेनाइज्ड, यानी वहां पे एक ब्लड डोनेशन कैंप भी होने जा रहा है, ठीक है, इन द स्कूल इन्फॉर्मेट अलोंग विद द स्कूल फेड, यानी स्कूल फेड के साथ साथ एक ब्लड डोनेशन कैंप भी होने जा रहा है। यानी पहले आप क्या करोगे, चलो वापस आ जाओ, पहले क्या करना है, एक आपको हेडिंग पहले आपको अपने इंस्टीट्यूट का नाम, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा यानी मकसद क्या है, उसके बाद आएगा डेट टाइम एंड वेन्यू कहां पे होने जा रहा है, उसके बाद इसकी क्या थीम्स यानी इसमें क्या क्या होने जा रहा है। इसके बाद क्या करें, इसके बाद थोड़े से डायग्राम्स बनाओगे रिलेटेड टू द पोस्टर, ठीक है। एजुकेशन डायग्राम्स होंगे, अगर रिश्तास कबाबाज एंड गोश्ताबाज एक्स्ट्रा होंगे तो वो आप बना सकते हो, ठीक है, उनके डायग्राम्स, ठीक है। इसके बाद और भी अगर कुछ होगा वो आप बना सकते हो, यानी आपको यहाँ पे पोस्टर में ये भी शो करना है डायग्रामेटिकली। इसके बाद चलेंगे, एडवर्टीजमेंट नहीं है बेटा, एडवर्टीजमेंट नहीं है, ये है यहाँ पे इन्विटेशन। इन्विटेशन किसी को इन्वाइट करना है, लेकिन इन्वाइट करने के दो तरीके, अगर आप मुझे इन्वाइट करोगे तो कुछ ऑप्शनल होगा, अगर आप अपने फ्रेंड को इन्वाइट करोगे तो इनफॉर्मल होगा, ठीक है। अब अगर आप ऑफिशियली किसी को इनवाइट कर रहे हो तो उसको बोलेंगे फॉर्मल इनविटेशन। इसकी आपको 4 मार्क्स से आपको पता है, ज्यादा आप पोस्टर कर सकते हो, आप इनविटेशन कर सकते हो, मेरे हिसाब से पोस्टर इजी है, पोस्टर कर लो, ठीक है। अगर आपको इनविटेशन इजी लगता है तो इनविटेशन भी कर सकते हो, इसमें क्या है। चलिए फॉर्मल इनविटेशन में क्या करना है, दैट यहाँ पे आप एक सैंपल देख सकते हो, मिस इज एंड मिस्टर एन के खन्ना रिक्वेस्ट द प्लेजर of your being presence on the occasion of marriage of their daughter, यानी इन दोनों ये जो मिसेस एंड मिस्टर एन के खन्ना है, ये किसी को इनवाइट कर रहे हैं, इनके जो है मैरिज, इनके किसकी, बेटी की, अदिति उसका नाम है, और यहाँ पे इसके जो हस्बैंड है मिहुल, ये इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया। तो यहाँ पे इनवाइट, जो आपकी शादी के कार्ड्स होते हैं ना, वही सेम है, उसी को इनविटेशन बोलते हैं, तो ऐसे ही लिखा हुआ होता है, ठीक है। उसके बाद हाँ ये तो आपको पता है, जब तक ना मेरा मार्कर पेन गिर जाता है हाथ से, तब तक मेरा लेक्चर कंप्लीट नहीं होता है, ठीक है, और मजा भी तब तक नहीं आता है। हाँ अदिति और इसकी शादी होने वाला, हमें क्या फर्क पड़ता है, हमें तो एग्जाम देना है, किसकी शादी हो कहाँ से हो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। हाँ अब क्या है, यहाँ पे कब होने जा रही है, पहले देखो कौन इन्वाइट कर रहा है और किसकी शादी होने जा रही है, या कौन सा इवेंट है, उसमें क्या होने जा रहा है, कब होने जा रहा है, टाइमिंग क्या है, और कहां पे होने जा रहा है, और लास्ट में RSVP, फिर आप अपनी फैमिली सारे मेंबर्स के नाम लिखते हो, ठीक है, और यहाँ पे कॉन्टेक्ट दोगे, ठीक है। इसके बाद क्या है, इसके बाद आप चलोगे इनफॉर्मल पे आप फोन पे भी कर सकते हो, जस्ट लाइक आप अपने फ्रेंड को कर सकते हो इनवाइट, ठीक है। इनफॉर्मल में क्या है, चलो यहाँ पे एड्रेस, ठीक है, 76B बैंक कॉलोनी मंडेला, वट एवर ये जो भी है। डियर विपिन, यू विल बी ग्लैड टू नो दैट Aditi's wedding has been fixed, the being occasion will take place on this date, ठीक है, ये इसी का है, ठीक है। ये जो अदिति की शादी हो रही है, अदिति की शादी में फॉर्मली मैं भी इनवाइट करता हूँ, और अब आप बोलोगे अदिति, क्योंकि मेरी तो अभी शादी होनी नहीं जा रही है, ठीक है, अभी तो उसको बहुत सारा टाइम है, ठीक है। अब
चलो मैं इस पे बात नहीं करना चाहता हूँ अभी, ठीक है, जो पॉसिबल ही नहीं है तो बात ही क्यों करेंगे उस पर, ठीक है। कशिश पर चाहता हूँ ना सो गेम गि गिंदन कहीं जब पता है हारो, ठीक है। सो आप फोकस करो अपने एग्जाम पे। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे यही यहाँ पे फॉर्मल है और इसी पे मैंने इनफॉर्मल आपके लिए लाया है। तो ये फॉर्मल है, ये इनफॉर्मल है, आप खुद देख सकते हो। सेम यहाँ पे अदिति जी की वेडिंग हो रही है किसके साथ, मिहुल के साथ, ठीक है। कहाँ पे ये लाजपत नगर, ठीक है। यहाँ पे आपको एड्रेस, यहाँ पे आपको कंफ्यूजन है किसका लिखना है, जिसको इनवाइट करना है ना उसी का एड्रेस लिखना है, ठीक है। फिर आपको अपना एड्रेस यहाँ पे मेंशन करना है, कहाँ पे होने जा रहे हैं, वो होटल विक्रम लाजपत नगर वट एवर जो भी है। और यहाँ पे आप लिख सकते हो योर्स अफेक्शनली मुझसे निर्भा एंड मीता, ठीक है। इसके बाद चलेंगे फॉर्मल और इनफॉर्मल पे, ठीक है। हाँ, यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है। जो फॉर्मल होगी ना, फॉर्मल का मतलब है कि लेट्स सपोज अगर हमें जेके बॉस को एक एप्लीकेशन लिखनी है कि सर हमें एग्जाम नहीं देना है, हमें कोई काम है, हम एग्जाम नहीं दे सकते, हमें ऐसे ही पास कर दो, ठीक है। इसके लिए आप कैसे अपने जेके बॉस को मेल एप्लीकेशन लिख सकते हो, ठीक है। पहले आपको क्या करना है, आपको पहले अपना एड्रेस लिखना है, ठीक है, क्योंकि आप इतना बड़ा काम करने जा रहे हो, एग्जाम नहीं दोगे और, ठीक है, बोर्ड वाले आपको मार्क्स कार्ड तो भेजेंगे ना, तो अपना एड्रेस यहाँ पे लिख सकते हो आप, ठीक है। क्योंकि मार्क्स कार्ड आपको भी घर दे के जाएंगे, क्योंकि आपने एप्लीकेशन लिखी, आप एग्जाम नहीं देने जा रहे हो, तो वो आपको ऐसे पास कर देंगे। बस आपको क्या करना है, अपना एड्रेस यहाँ पे मेंशन कर देना है और वो आपको सर्टिफिकेट घर ठीक है, घर पहुंचा देंगे। फिर उसके साथ मुझे नहीं है कौन सी सर्टिफिकेट घर पहुंचेगी आप लोगों को, ठीक है, लेकिन पहुंच सकती है। इसलिए आप अपना एड्रेस अच्छे से मेंशन करना, ठीक है। अपना एड्रेस पहले लिखो, अरे यार, ठीक है, बोर्ड भी नहीं चाह रहा है कि आप लोग पास हो जाओ, ठीक है। चलिए फॉर्मल में बात करेंगे। पहले आप अपना एड्रेस लिखोगे, फिर 2 स्पेस छोड़ोगे, डेट मेंशन करोगे, 2 स्पेस छोड़ोगे। अब यहाँ पे द एड्रेस टाइटल एंड द एड्रेस ऑफ द पर्सन टू होम यू आर सेंडिंग द लेटर, यहाँ पे आप लिखोगे टू द जॉइंट सेक्रेटरी जेके बॉस, ठीक है। पहले अपना एड्रेस स्पेस डालोगे, डेट लिखोगे, फिर उसका एड्रेस लिखोगे जिसको आपको लेटर लिखनी है। उसके बाद एक स्पेस छोड़ोगे, यहाँ पे आएगा सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन का मतलब क्या है, डियर सर वट एवर जो भी है वहां पे। और यहाँ पे आपको लिखनी है पूरी की पूरी बॉडी, और उसके बाद एक स्पेस सिंसियरली, उसके बाद 4 स्पेस छोड़ के अपना नाम लिखना है, ठीक है। क्योंकि अपना नाम आप मेंशन करोगे, इतना बड़ा काम कर रहे हो, आपका नाम तो बनेगा, आप, ठीक है, सोशल मीडिया पे चलेगा, आप वायरल हो जाओगे, ठीक है। आपने एग्जाम नहीं दिया फिर भी आपको सर्टिफिकेट घर पहुंची है, ठीक है। चलो यहाँ पे अगर मैं फिर से आपको रिवाइज करूँ, पहले क्या है, अपना नाम लिखोगे, अपना एड्रेस लिखोगे, उसके बाद 2 स्पेस छोड़ के डेट लिखोगे, 2 स्पेस छोड़ के उसका एड्रेस लिखोगे जहां पे आप लेटर भेज रहे हो। इसके बाद 1 स्पेस छोड़ के डियर सैल्यूटेशन जो भी है सर और मैम, उसके बाद बॉडी मेंशन करोगे और 1 स्पेस छोड़ के सिंसियरली, देन 4 स्पेस छोड़ के अपना नाम लिखोगे। और ये सारा का सारा एक ही लाइन में चलेगा, ठीक है। मैंने आदू को देखा है वो लिखते हैं सर वट एवर, अगर आप फिर यहाँ पे लिखते हैं विद ड्यू रेस्पेक्ट, ये स्पेस नहीं छोड़नी है, क्यों छोड़ रहे हो, ठीक है, नहीं छोड़नी है, ये रूल कैंसिल हो गया है। सारा का सारा एक ही लाइन में चलेगा, ठीक है, यहाँ से एक ही लाइन में सारा का सारा चलेगा। डियर इसके बाद स्पेस नहीं छोड़नी है, यहाँ से ही स्टार्ट करना है, एक ही लाइन में आपको चलना है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप अपनी बातें नहीं बोल सकते। देखो फॉर एग्जांपल हमारे जमाने में एक एप्लीकेशन आती थी कि आप अपने स्कूल के नाम लिखो फीस माफ, ठीक है, फीस हमें माफ कर दिया जाए। हम क्या लिखते थे, मेरा बाप बहुत गरीब है, ठीक है, वो बीमार है, एक्स्ट्रा। देखो इमोशनल बातें आपको फॉर्मल इन्विटेशन में नहीं लिखनी है, जस्ट आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड, हाँ, फीस माफ के लिए आपको रिक्वेस्ट करनी है, दैट्स इट। आपको इमोशनल कहानी, अब मेरा बाप बीमार है, मेरी माँ रो रही है, हमारे घर में ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स है, इमोशनल इसमें नहीं चलेगा, वो लेटर कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। एक तो फीस माफ भी नहीं हो जाएगा, दूसरी ये है कि आपका पेज आया होगा और लेटर जो है कैंसिल कर दी जाएगी, वोट किसी डस्टबिन में चली जाएगी, ठीक है। आपको क्या करना है, टू द फॉरवर्ड, स्ट्रेट फॉरवर्ड, फॉर्मल बातें लिखनी है, इमोशनल यहाँ पे नहीं चलेगा, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो, इट इज इंपॉर्टेंट टू बी रेस्पेक्टफुल, ठीक है, इज्जत के साथ, और अपनी बात लिखनी है, टू स्टेट योर आइडियाज इन अ वे दैट इज नॉट टू इमोशनल, वो इमोशनल नहीं होना चाहिए, ठीक है, टू इमोशनल, ज्यादा वहां पे इमोशनल रोना धोना नहीं लगाना है बेटा, ठीक है। अब यहाँ पे चलो इनफॉर्मल में क्या है, आपका एड्रेस आएगा, फिर डेट आएगा, फिर वही सैल्यूटेशन, और इसके बाद देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप लिख सकते हो अपने दोस्त को जितना लिखना है ना, ठीक है। यहाँ पे तो अगर मैं लड़कियों की बात करूं वो तो लिखेंगे कैसी हो वट एवर। अब लड़के जो है ना, वो मुझे पता है वो क्या यहाँ पे लिखेंगे, कौन सी इमोशनल बातें होंगी, ठीक है, वो मैं जानता हूँ, वो मैं व्हाट्सएप पे भी मैंने देखा है, मैं भी लड़का हूँ, मैंने भी आप लोगों का वक्त देखा है, मैंने भी ये लेटर्स देखे, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यू कैन राइट ब्रीफ, आप लिख सकते हो पर्पज ऑफ योर राइटिंग हैंड, यहाँ पे आप अपनी इमोशनल बातें लिख सकते हो, यू आर फ्री, ठीक है। यू कैन राइट इन डिटेल अबाउट योर पर्सपेक्टिव, अबाउट योर पर्पज, जो भी आपको मकसद है वो सारा का सारा लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप फ्री हो लिखने के लिए, ठीक है, अपने दोस्त को कुछ भी बता सकते हो, ठीक है। चलिए
आगे चलते हैं। इसके बाद चलेंगे किस पे, दैट इज और 6 मार्क्स वाला, और यहाँ पे 2 मार्क्स किसके होंगे सर, कवर लेटर आपने बताया था। 4 मार्क्स किसके होंगे, रेज्यूमे के होंगे। 4 + 2 = 6, अगर मैं सही हूं मैथमेटिक्स में, ठीक है। ये आपका कवर लेटर का फॉर्मेट है, दिसंबर, यहाँ पे आप डेट, ठीक है। ये सारा का सारा ये आप पढ़ोगे, इतना टाइम नहीं है मेरे पास कि इसको मैं पढ़ूं, ठीक है। इसको आप पढ़ सकते हो। हाँ, यहाँ पे आपको फॉर्मेट याद रखना है, ठीक है। फॉर्मेट आपको यहाँ पे याद रखना है। अब यहाँ पे देखो, रेज्यूमे आपको बनाना, इसके 2 ही मार्क्स है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आप थोड़ा सा आप इसका फॉर्मेट याद रख सकते हो। चलो, रेज्यूमे पे मैं बात करना चाहता हूँ। पहले आएगा नेम, उसके बाद डीओबी, उसके बाद परमानेंट एड्रेस, उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर, एकेडमिक क्वालिफिकेशन 10th से स्टार्ट होती है। अब आप ये भी लिखोगे कि सर जब मैं पैदा हुआ था ना तब उसके बाद 1-2 साल मुझे घर वालों ने पाला, फिर 3 साल, फिर मैं 5 साल का जब हो गया, फिर मुझे एक स्कूल में एडमिशन करवाया गया, ठीक है। वहां पे मैं हर रोजगार आता था, रोना धोना लगाता था, वो नहीं लिखना है। 10th के बाद क्वालिफिकेशन चढ़ती है, ठीक है। 10th 11th 12th वट एवर, 10th के पहले आपको क्वालिफिकेशन नहीं लिखनी है। स्कूलिंग आप लिख सकते हो कहाँ की हुई 10th की, ठीक है। सीनियर सेकेंडरी दैट मींस 10th फ्रॉम, यहाँ पे इसने लिखा अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशन सारी की सारी 10th के बाद जितना भी आपने पढ़ा है ना, लिखा है, वो सारा का सारा आपको यहाँ पे भर देना है, ठीक है। वो पता है कि जाया है, ठीक है, इन कश्मीर, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट रेट बहुत कम है यहाँ पे। प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, ठीक है, आपका एक्सपीरियंस क्या है, ठीक है। वो मुझे पता है आप लोगों का एक्सपीरियंस क्या है, ठीक है। एंड हॉबीज, हाँ हॉबीज भी पता है, ठीक है। उस पर मैं आप यहाँ पे बात नहीं करना चाहता। तो क्या आएगा पहले, अपना नाम, अपनी डीओबी, परमानेंट एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, एकेडमिक क्वालिफिकेशन, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस एंड हॉबीज साथ में, ठीक है। हाँ, यहाँ पे मुझे बात करनी है अच्छे से, ठीक है, अच्छे से मुझे यहाँ पे बात करनी है। ये इंपॉर्टेंट है 10th 11th और 12th वालों के तीनों के लिए, ठीक है। सभी लोगों को 8-8 मार्क्स है, ठीक है। देखो, लेट्स सपोज आपको क्या करना है, आप पोल्यूशन पे, ठीक है, आज सिर्फ पोल्यूशन पे, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स के दिमाग में बहुत सारी गंद मची हुई है। मैं देखता हूँ कमेंट्स में, ठीक है, कितनी गंद भरी पड़ी है। क्यों, देखो वही बच्चा कमेंट, नेगेटिव कमेंट कर रहा है मेरी चैनल पे। बहुत सारे बच्चे, आई नो कहाँ से आते हैं, पता होता है यार हमें भी। अब क्या करेगा, वही कमेंट करेगा, बैड कमेंट, वही व्हाट्सएप पे भीख मांग के मैसेज करेगा, सर गेस्ट पेपर दे दो, सर गेस्ट पेपर दे दो। ऐसे हाथ होते हैं। व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट अगर शेयर करना है ना, मैं कर दूंगा, ठीक है। अब पोल्यूशन पे ही मैं बात करूंगा अब, ठीक है। पोल्यूशन बच्चों के दिमाग में है। हाँ, देखो यहाँ पे पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि इस पे मैं बात करना चाहता हूँ। दैट इज योर, अभी कश्मीर में बहुत बड़ा मसला चल रहा है, दैट इज पीडब्ल्यू कंट्रोवर्सी, ठीक है, फिजिक्स वाला कंट्रोवर्सी है। रिसेंटली एक इवेंट हुआ था अनंतनाग में, पीडब्ल्यू के टीचर्स आए थे, उसमें पंकज सर थे और बाकी जो भी टीचर्स है। इसमें मैं अगर रोशनी डालूं तो इसमें क्या हमें करना है, तो बहुत सारे ये कह रहे हैं पेरेंट्स एंड हमारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, न्यूज रिपोर्टर्स की पीडब्ल्यू बाइकआउट होना चाहिए कश्मीर में, ठीक है। अभी तो मुझे कोई लिंक नहीं है पीडब्ल्यू के साथ, बट एज एम्बेसडर ऑफ कश्मीरी स्टूडेंट्स हेल्पिंग नेचर के साथ या स्टडी गाइडर में हूँ, कि बॉस या जितने भी JNK के स्टूडेंट्स हैं उनका मैं स्टडी गाइडर हूँ। अगर मुझे इस पेरेंट्स को भी कॉल करनी होगी और पीडब्ल्यू को भी एक इंफॉर्मेशन देनी होगी कि यहाँ पे क्या कुछ होने जा रहा है, कैसे इसको बेहतर बना सकते हैं, ठीक है। देखो, पहले मैं ये बात कहूंगा, जो पेरेंट्स और जो भी कह रहे हैं ना कि पीडब्ल्यू बाइकआउट होना चाहिए कश्मीर में, पहले तो ये बात गलत है, ठीक है। अब अगर कोई कहेगा कि पीडब्ल्यू कश्मीर में चलना चाहिए, ये भी गलत बात है, ठीक है। अब कैसे इसको ओवरकम किया जाए, देखो, ना तो हम पीडब्ल्यू को बाइकआउट कर सकते, ना हम उसको पूरा का पूरा यहाँ पे चलने देंगे, ठीक है। अब इसमें क्या कर सकते हैं, दोनों के लिए एक पॉसिबल वे निकाल सकते हैं। देखो क्या कुछ होने वाला है। देखो, जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, मुझे पता है कि पीडब्ल्यू ने कश्मीर में कितना रेवोल्यूशन लाया है, ठीक है, आई नो, ठीक है। मैंने भी कहीं ना कहीं पढ़ा है, मैं भी पीडब्ल्यू में मैंने कहीं पढ़ा है, मेरा भी रेवोल्यूशन आ चुका है किसी टाइम में, ठीक है। तो पूरे JNK में नहीं, पूरी इंडिया में रेवोल्यूशन लाया है हर किसी टीचर ने, ठीक है। आज तो नए टीचर्स को नहीं जानता हूँ। अब किसी JNK स्टूडेंट ने गलती की है, ठीक है। इसमें मैं बात क्या करूंगा, देखो, हमारा जो रिलीजन है दैट इज इस्लाम। इस्लाम में एक लड़की का गैर जो महरम है, गैर मर्द जो है, उसके सामने आना तक भी नहीं है, अगर हम इस्लाम की परफेक्ट इस्लाम की बात करेंगे। अब थोड़ा सा यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम आ चुका है, अब लड़कियां भी एजुकेशन हासिल कर रही है, नॉलेज हासिल कर रही है। तो इसमें मैं बात क्या करूंगा, तो चलो, स्टूडेंट टीचर रिलेशन मुझे पता है कि कैसे क्या होता है, टीचर को कैसे स्टूडेंट के साथ रहना चाहिए। अब अगर विपिन सर की हम बात करेंगे, विपिन सर एक बाहर का टीचर है एंड नॉन मुस्लिम भी है, तो उसको यहाँ पे हमारे मजहब का कल्चर नहीं पता है, हमारे मजहब के रूल्स नहीं पता है। वो जहाँ जैसे वो बाहर में फॉलो करता है, वहां पे बच्चे
उनके उनके पैर भी छूते हैं, तो वो उनका मजहब है। तो जब वो यहाँ पे आए तो उसको ये नहीं पता है कि यहाँ पे कैसा क्या चल रहा है, ठीक है। अब देखो, अब स्टूडेंट को क्या करना है, एज अगर मैं यहाँ पे हूं, अगर मैं आपकी जगह होता, देखो पीडब्ल्यू पढ़ा रहा है, पीडब्ल्यू से आपको समझ आ रहा है, मैं पढ़ूंगा, मैं समझूंगा, ठीक है। आप लोगों को पहले स्टूडेंट, एज ए स्टूडेंट आपको इसमें जो है उतरना ही नहीं है। देखो अब कोई स्टूडेंट अगर ये कहेगा ना कि चलो हाँ ये टीचर है, टीचर के साथ एक रिलेशन होता है, एक बॉन्डिंग होती है, देखो बच्चा अगर आप एज ए मुस्लिम ये बात कर रहे हो ना, दैट मीन्स आपको इस्लाम की इंफॉर्मेशन नहीं है। मुझे भी नहीं है, कंप्लीट नहीं, बट थोड़ी सी है, सब लोगों को थोड़ी सी है। अगर आप ये बोल रहे हो ना कि सर हमें उनसे अच्छे बॉन्ड से इसलिए हमने ये किया था, दैट इज टोटली रॉन्ग एज पर इस्लाम। ऐसा कुछ भी हमारे इस्लाम में एक्सेप्टेड नहीं है। अब देखो हमारे जो अलग सर है, ठीक है, मेरी रिक्वेस्ट उनसे है कि हाँ ठीक है, आपने रेवोल्यूशन लाया कश्मीर में, एज अ स्टूडेंट, मैं भी आपको स्टूडेंट रहा हूं किसी टाइम में, ठीक है, एज अ स्टूडेंट मैं आपको ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ठीक है, पीडब्ल्यू कश्मीर में रेवोल्यूशन ला रहा है, आप यहां पे अच्छे से चलाओ, लेकिन अपने टीचर्स को एज अ गाइड करो कि जो इस्लाम में एक्सेप्टेड नहीं है वो चीजें आप रोक दो यहां पे, ठीक है, ये चीजें आप रोक दो। यानी स्टूडेंट्स के साथ कौन सा बिहेवियर है, आप एक काउंसलिंग करो अपने टीचर्स को, जो भी आप यहाँ पे इनको भेज रहे हो। हमारे कश्मीरी के टीचर्स है, हमने भी डॉक्टर्स प्रोवाइड किए हैं यहाँ पे, लेकिन एज अ स्टूडेंट मैं आपको ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जो भी आप टीचर्स यहाँ पे भेजोगे हमारे फ्यूचर बनाने के लिए, जे का फ्यूचर बनाने के लिए, रेवोल्यूशन लाने के लिए, ठीक है, मैं आपको ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जो भी टीचर यहां पे आएगा उसकी पहले प्रॉपर काउंसलिंग होनी चाहिए कि एक टीचर और स्टूडेंट में एक डिस्टेंस मेंटेन होनी चाहिए एज पर इस्लामिक गाइडलाइंस, क्योंकि हम अपनी कश्मीर को खराब होते हुए नहीं देखना चाहते हैं। देखो पीडब्ल्यू यहां पे आया, टीचर्स यहां पे आए, तभी तो वो इवेंट हुआ ना, तभी तो वो वाकया हमारे सामने आया। क्योंकि अगर मैं आप कोई भी आज सोशल मीडिया पेज ओपन करता हूं ना, तो पहली यही जो है पहले हेडलाइन आ जाती है, ठीक है। इससे बच्चे भी कंफ्यूज हो जाएंगे, पेरेंट्स भी कंफ्यूज हो जाएंगे और प्लेटफॉर्म वाले भी कंफ्यूज हो जाएंगे। अब ठीक है, पीडब्ल्यू यहाँ पे है, बाइकआउट नहीं होना चाहिए, उनके टीचर्स बहुत बढ़िया है, सिलेक्शन दे रहे हैं, उसके खिलाफ में नहीं जाना चाहता हूँ, बट इसको पॉसिबल कैसे बनाया जा सकता है कि हाँ टीचर्स की पहले काउंसलिंग होनी चाहिए, एक टीचर और स्टूडेंट में एक जो है डिस्टेंस होनी चाहिए। हम कश्मीर का माहौल खराब नहीं करना चाहते, हम अपने इस्लाम का नाम, अपने अपने रिलीजन का नाम खराब नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। एक डिस्टेंस होनी चाहिए, आप यहाँ पे आओ, हम आपका वेलकम करते हैं, ठीक है, मैं भी आपका स्टूडेंट हूँ, मैं भी आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने कश्मीर में ऐसा रेवोल्यूशन लाया, बट जो चीजें हमारे इस्लाम में एक्सेप्टेड नहीं है वो आप अपने एंड से भी रोक दो, ठीक है। अब आप बोलोगे कि बच्चे की गलती है, ठीक है, बच्चा जो होता है 11th या 10th या अगर मैं 8th 9th की बात करूं, इसका जो माइंड होता है वो अभी मैच्योरिटी की तरफ जा ही रहा होता है, तो इसको अभी पूरे सही और गलत में फर्क पता नहीं है। जैसे ही ये आगे जाएगा ना बेंच पे, इसको पता है आगे टीचर ये मेल है, मुझे इसके साथ चलो अच्छे बॉन्ड से, इसने मुझे 2 साल 1 साल पढ़ाया है, मुझे इसके साथ अच्छे बॉन्ड्स बन गए, बट जो इसके इमोशन है वो ये बच्चा कंट्रोल नहीं कर पाता है, ये आगे जाता है। लेकिन अब यहाँ पे टीचर इसका एक माइंड सेट होता है, इसको पता है इससे ही क्या है गलत क्या है, तो इसको इस बच्चे को रोकना है, बच्चा ये आपके इस्लाम में एक्सेप्ट नहीं है, ये आपके कल्चर में एक्सेप्ट नहीं है, आपके कश्मीर में एक्सेप्ट नहीं है, हम ये नहीं कर सकते, आप अपने इमोशंस अपने पास रखें, हम भी अपने इमोशंस अपने पास रखेंगे, हम अपने कश्मीर को खराब नहीं करना चाहते, आप आओ, आपका वेलकम है यहाँ पे, मैं आपका वेलकम कर रहा हूँ, ठीक है, मैं भी आपका स्टूडेंट, मेरे ठीक है, मेरा जो फ्यूचर है अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ उसमें कहीं ना कहीं सर अलग सर आपका भी हाथ है, ठीक है। मैंने भी हमारे ज़माने भी इंटरनेट नहीं था, ठीक है, हालात खराब, शट डाउन था एक्स्ट्रा, मैंने भी आपसे पढ़ा है, बट मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ एज अ ठीक है स्टूडेंट गाइडर JNK से मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे पेरेंट्स बहुत परेशान है, ठीक है, नॉर्थ कश्मीर में, इवन नॉर्थ कश्मीर की अगर मैं बात करूँ वहाँ पे टोटली इस बिहेवियर से जो है पीडब्ल्यू पूरा का पूरा बाइकआउट कर दिया गया है नॉर्थ कश्मीर में। मैं अभी न्यूज देख रहा था, ठीक है, नॉर्थ कश्मीर में पूरा का पूरा फिजिक्स वाला बैन हो चुका है। हाँ मैं चाहता हूँ आप यहाँ पे आओ, बट ठीक है विद इन द लिमिट्स, ठीक है, अपनी टीचर्स को काउंसलिंग करवाओ, यहाँ पे कश्मीर के टीचर से उनको बात कराओ, जो कि आपकी कश्मीर की फैकल्टी है, उनसे अपने बाहर के टीचर्स को जो है मिलवाओ, उनको ठीक है उनको काउंसलिंग करो कि यहाँ पे कौन सा कैसा क्या कल्चर है, ठीक है, कैसे स्टूडेंट्स के साथ रहा जाता है, बाहर का कल्चर यहाँ पे नहीं चलता है। सर हमारी एक रिक्वेस्ट है कि अपने टीचर्स को काउंसलिंग कीजिए, हमारे बच्चे अभी छोटे हैं, वो अभी इमेच्योर है, उनको नहीं पता है सही क्या है गलत क्या है, बट एज अ टीचर आप टीचर हो, आप अपने टीचर्स को गाइड करो, उनको काउंसलिंग करो कि यहाँ पे कैसा क्या कल्चर है। आप हमारे टीचर से जो है राब्ता कर सकते हो, आपके JK बॉस वाले की जितने भी टीचर्स है उनसे आप अपने बाहर वाले टीचर्स की काउंसलिंग करवाओ कि यहाँ पे क्या कुछ, ठीक है, ये मेरी एक रिक्वेस्ट है। बस पीडब्ल्यू कंट्रोवर्सी में इतना ही बताऊंगा
कि PW बिल्कुल ठीक है, बट जो है विद इन द लिमिट्स उनको काउंसलिंग करनी चाहिए टीचर्स को कि यहाँ पे ये सब अलाउड नहीं है हमारे इस्लाम में, और हम अपने कश्मीर का फ्यूचर खराब नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, हम यहाँ पे वेस्टर्न कल्चर नहीं लाना चाहते। चलिए इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, स्पीच राइटिंग, ठीक है। अब आपको क्या करना है, लेट्स सपोज पोल्यूशन की बात करेंगे। पोल्यूशन बड़ा पड़ा है कश्मीर के स्टूडेंट्स में, पहले आपकी स्पीच आउटलाइन आएगी, उसमें क्या आएगा, इंट्रोडक्शन। लेट्स सपोज अगर आपको पोल्यूशन पे लिखना है ना, देखो अब आपको पहले आपको क्या करना है, पहले आप पूरा का पूरा सोचोगे कि मुझे कितना लिखना है इस पोल्यूशन में। अब आपको क्या करना है, अटेंशन ग्रैबिंग हुक। सर हुक का मतलब क्या है, ठीक है, हुक एक हेडलाइन होती है जिससे अटेंशन ग्रैब हो जाएगा, यानी अब आपको पूरे टॉपिक में एक ऐसी लाइन ढूंढनी है जिससे रीडर का, एग्जामिनर का जो है अटेंशन ग्रैब हो जाए, वो आपके इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हो। या अगर आप कहीं पे स्पीच दे रहे हो, आपको पहले ऐसी लाइन बोलनी है जिससे सारे जो आपकी सुन रहे होंगे ना आपके सामने, उनका अटेंशन ग्रैब होना चाहिए। दैट मीन्स हुक का मतलब होता है अटेंशन ग्रैबिंग हेडलाइन, ठीक है, वो आप पहले इंट्रोडक्शन में करोगे। उसके बाद बॉडी पैराग्राफ में ध्यान रखना बेटा, जैसे आप बॉडी में लिखोगे, जितना भी आपको लिखना है ना वो आप लिख सकते हो बॉडी में, लेकिन यहाँ पे अगर आप कोई लाइन लिख रहे हो फिर आप फुल स्टॉप डाल रहे हो, फुल स्टॉप के बाद आपको इसी लाइन के बारे में लिखना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई यहाँ पे लाइन लिख रहे हो ना, लेट्स सपोज वाटर पोल्यूशन डिफाइन कर रहे हो, आपने फुल स्टॉप डाला, अब आपको पता है मुझे एयर पोल्यूशन डिफाइन करना है, लेकिन बेटा ये गलत है, ये इसमें एक्सेप्टेबल नहीं है। फुल स्टॉप के बाद आपको इसी बात को कंटिन्यू करना है, आप फुल स्टॉप के बाद दूसरी बात नहीं लिख सकते, ये इंपॉर्टेंट है। आप 400 वर्ड 600 वर्ड लिखोगे ना तब भी बराबर मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपको ये पैटर्न फॉलो करना है कि फुल स्टॉप के बाद आप इस लाइन के बारे में बिल्कुल नहीं लिख सकते। आपको क्या करना है, जैसे ही फुल स्टॉप होगा ना, सॉरी यहाँ पे मैंने थोड़ी मिस्टेक कर दी, यहाँ पे ये जो लाइन आप लिख रहे हो आपको फुल स्टॉप के बाद इसी बारे में लिखना है, नई बात आप कंटिन्यू नहीं कर सकते। सर मैंने एयर पोल्यूशन वाटर पोल्यूशन डिफाइन कर दिया, मुझे नया टॉपिक बताना है, हाँ उसके लिए नई लाइन सिलेक्ट करो, नया पैराग्राफ सिलेक्ट करो, यानी फुल स्टॉप के बाद आप नई बात नहीं बोल सकते। आपको क्या करना है, उसी बात को कंटिन्यू करना है, उसी बात के रिलेटेड आपको लिखना है, ठीक है। स्टेट द पॉइंट, प्रेजेंट द सपोर्टिंग एविडेंस, यानी जो आप यहाँ पे एक लाइन लिखोगे, आपने जितना भी लिखा आपको फुल स्टॉप के बाद इसी लाइन के बारे में, इसी टॉपिक के बारे में लिखना है, दूसरी बात यहाँ से कंटिन्यू नहीं करोगे। क्यों, फिर आपको क्या करना है, फिर आपको नई बात के लिए नया पैराग्राफ, नई लाइन स्टार्ट कर देनी है। इसके बाद कंक्लूजन में आपको क्या लिखना है, देखो अगर आप पोल्यूशन डिफाइन कर रहे हो, पोल्यूशन के कंक्लूजन में आपको क्या बोलना है, पहले तो आप थैंक यू करोगे अपने स्पेक्टेटर्स का। अगर आप लिख रहे हो, अब आपको क्या करना है, आप आपने जितना भी ऊपर लिखा बॉडी में या इंट्रोडक्शन में, उसके आपको सॉल्यूशंस देने। अगर आप पोल्यूशन पे लिख रहे हो, अगर आप कंक्लूजन में आपको क्या लिखना है, आप इसको क्या देख सकते हो, ठीक है, सॉल्यूशन में। चलो हमें पोल्यूशन नहीं करना चाहिए, फॉर एग्जांपल अगर आप ड्रग एब्यूज लिख रहे थे, ड्रग एब्यूज के इंट्रोडक्शन लिखा, फिर बॉडी पैराग्राफ लिखा, सारा आप कंक्लूजन में क्या लिखना है कि आप इसके बारे में क्या बोलना चाहते हो, क्या सॉल्यूशन देना चाहते हो इसमें, ठीक है। यहाँ पे आप क्या दे सकते हो, सॉल्यूशन अपने इस दे सकते हो, ठीक है, अपने टॉपिक का। अब अगर आप कोई ऐसा स्पीच लिखते हो माय प्रिंसिपल, ठीक है, या किसी और टॉपिक पे जिसमें सॉल्यूशन नहीं होगा, वहां पे क्या लिखोगे, वहां पे एक कॉन्सेप्ट आता है दैट इज कॉल टू एक्शन, ठीक है, कॉल टू एक्शन, यानी दैट मीन्स अगर आपने कोई टॉपिक लिखा, इसके बाद आप लोगों को बोलोगे कि अब आपको क्या करना है इस टॉपिक के रिलेटेड, ठीक है, आपको टीचर से रेस्पेक्ट करनी होगी। या अगर आप ड्रग यूज पे अगर बात करोगे तो कॉल टू एक्शन क्या, आपको लोगों को बोलना है कि आप ड्रग अवेयरनेस प्रोग्राम्स करो अपने मोहल्लाज में, अपने गाँव में, अपने विलेजर्स में, अपने सिटीज में ड्रग अवेयरनेस प्रोग्राम्स करो पुलिस के साथ, वट एवर। कॉल टू एक्शन मतलब होता है कि आपको लोगों को बोलना है कोई काम करने के लिए। अगर आपने मेरा पोस्ट देखा होगा, वहां पे लिखा होता है लास्ट में सब्सक्राइब नाउ, मैं आपको बोल रहा हूं कि अब आप सब्सक्राइब करो, यानी मैं आपको काम के लिए बोल रहा हूं, कॉल टू एक्शन, मैं आपको कोई कॉल दे रहा हूं, कोई काम करो आप, ठीक है, इसको बोलते हैं कॉल टू एक्शन। कंक्लूजन में आप यही लिखोगे, चलिए ठीक है। इसके बाद ये भी हो गया, अब टेक्सचुअल क्वेश्चंस को क्या करना है, ठीक है, टेक्सचुअल क्वेश्चंस आप क्या करोगे, जो भी आपके चैप्टर्स है ना उनकी आपको समरी देखनी है यूट्यूब से, ठीक है। देखो क्या करोगे, लेट्स सपोज फ्लेमेंगो के लिए मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पे फ्लेमेंगो जो आपकी बुक है, फ्लेमेंगो में आप क्या करोगे, पहले 4 चैप्टर्स की आप यूट्यूब पे जाओगे, उसकी हिंदी में पैसेज देखोगे, ठीक है। हर कोई वीडियो, मुझे पता है मैंने अपने टाइम पे वही किया था, हर कोई पैसेज 6 मिनट की है, 6 या 5 या 7, तो ये आपके बन जाते हैं 24 मिनट्स। अगर आप 5 पैसेजेस भी देखोगे हिंदी में तो आपका खाली आधा घंटा चला जाएगा, ठीक है। जब आप पैसेज सुनोगे फिर आप अपने वर्ड्स में इसके आंसर लिख सकते हो, कोई भी क्वेश्चन अगर आपको आएगा ना आप लिख सकते हो। लेकिन ये कब देखना है, एग्जाम से एक दिन पहले या एग्जाम के दिन सुबह आपको देखना है, क्योंकि आपको कहानी याद रहनी चाहिए, फिर आप वहां पे लिख सकते हो अच्छे से, ठीक है।
चलो ये हो गए 30 मिनट्स। ऐसे ही आपको फ्लेमिंगो विस्टस और प्ले में भी ऐसा ही आपको फॉलो करना है, ठीक है। अब जिन बच्चों को अपने वर्ड्स में लिखना नहीं आता है सर वो क्या करें, उनके लिए मैं क्वेश्चन दे सकता हूं, वो उन क्वेश्चंस को लर्न कर सकते हैं, ठीक है। डायरेक्टली कुछ क्वेश्चंस दूंगा, वो लर्न करेंगे, बोर्ड में वही क्वेश्चंस आपको पहले देखने को मिल जाएगा, यहाँ से जाओ पहले ही वो क्वेश्चंस लिख के जाओ, ठीक है। आपके मार्क्स आपको अच्छे से मिल जाएंगे, ठीक है। आज की वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे, और अभी तक जो 12th के जितने भी वीडियोस थे वो सारे के सारे अपलोड हो चुके हैं। हमारे चैनल पे जाओ, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके रखो, सब कंटेंट आपको ये भी मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।